नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस के पेज पे। दोस्तों, आज हम एक नई शाम के साथ एक नई वीडियो के साथ उपलब्ध हैं। मेरा नाम शशि शरण है और हम मिशन 50 की एक सक्सेस गाथा में फिर से आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, हम इस बात की मुकम्मल कोशिश करते हैं कि आपके पास हम संघर्षों की कहानी लेकर आए, वैसे संघर्ष जो सफलता के मार्ग तक पहुंचे हों, वैसे संघर्ष और वैसे मेहनत की अचूक कहानियां हमारे पास एक से एक हैं। और उसी कहानी के क्रम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने सुमंत कुमार सर से। सुमंत कुमार सर का परिचय सिर्फ इतना ही है कि 64वीं बीपीएससी की जो रिजल्ट आई है, इस परीक्षा के अंदर में इन्होंने सफलता अर्जित की है। दोस्तों, सफलता ऐसी अर्जित की है, इनका जो रैंक है सर का वो है 482 और सर जो है रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चुने गए हैं। तो आपको आज हम संघर्ष की कहानी में इनके संघर्ष की कहानी आपको सुनवाएंगे इन्हीं की जुबानी, जिसमें किस प्रकार से तैयारी करें, कैसे बीपीएससी की परीक्षा में सफल हो, जितने भी आपके प्रश्न होंगे, चाहे ऑप्शनल का चुनाव कैसा करें और अंततः इंटरव्यू के मार्ग से होते हुए सफलता के अंतिम पायदान तक हम किस प्रकार पहुंचे। तो आपके एक एक स्टेप के प्रिपरेशन में ये पेज जो है आपके लिए मददगार होगा और आज इसी पेज के फेसबुक पेज के लाइव के माध्यम से हम आपको इस संघर्ष की कहानी सुनाने वाले हैं। तो सुमन सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पेज पर। और सर के बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि सर, नौकरी में होते हुए सफलता अर्जित करना लाखों लोगों की इच्छा होती है, लाखों लोगों का ख्वाब होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैंक में, रेलवे में, एसएससी में और तमाम प्राइवेट जगह नौकरी करते हैं और नौकरी के साथ साथ उनकी एक मन की इच्छा होती है कि वो बिहार प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन कर बीपीएससी की परीक्षा पास कर बिहार के लोगों की सेवा कर सके। और उसी सेवा के क्रम में सर की भी गाथा वैसी ही है, जिसमें सर ने खुद शिक्षक के पद पर होते हुए जॉब करते हुए सफलता अर्जित की है। तो सर से मेरा पहला सवाल होगा, और आपके भी अगर कुछ प्रश्न होंगे तो हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक एक प्रश्न को हम आपके लेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। तो अगली आवाज श्री सुमंत कुमार सर की। सर अपना परिचय आप दें और बच्चों को अपनी संघर्ष की गाथा बताएं। धन्यवाद शशि। सबसे पहले मैं रंजीत सर का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये ऐसा सेटअप प्रोवाइड किया है जिससे मैं अपनी सफलता की जो गाथा है, जो हमारे संघर्ष की कहानी है, आम लोगों तक, हमारे आने वाले विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वो जिस तरह से मैंने अपने सीनियरों से प्रेरणा ली है, वो थोड़े से प्रेरित होकर बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में अपना परचम लहराएं, अपने आप को उत्तीर्ण करवाएं और अच्छे ऑफिसर बनकर बिहार और देश की सेवा करें। सर, तो आपने इस प्रिपरेशन इसकी जो है कब शुरुआत की थी और किन किन बाधाओं को आपने देखा होगा? क्योंकि जब आपने परीक्षा की शुरुआत की होगी तो आपको भी एक सपना होगा कि मैं भी एक प्रशासनिक अधिकारी बनूं। तो इस सफर की आपने शुरुआत कैसे की? एक शिक्षक में नौकरी के पद पर होते हुए आप बीपीएससी की तैयारी की तरफ मुड़ना और अंततः सफलता हासिल करना। सर, मैं आपको शुरू से इसके तरफ ले जाना चाहूँगा। जैसे आमतौर पर जो भी विद्यार्थी अपने गांव से निकलते हैं, मैं भी बिहार के नालंदा जिला के ग्रामीण परिवेश से बढ़ा और आगे बढ़ा और यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने 10th करने के बाद जब मैं पटना आया तो मैं भी अपने साथ प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना लेकर आया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमारे पिताजी के गुजर जाने के बाद लगा कि हमारे उम्मीदों की जो पर हैं वो शायद उस तरह से उड़ नहीं पाएंगे। मेरे ऊपर पढ़ाई के साथ साथ परिवार की भी जिम्मेवारी आगे पड़ी और मैंने दोनों को बखूबी आगे बढ़ाया। मैंने पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन एमए किया और फिर यहीं से बीएड की डिग्री ली और बिहार में नियोजित शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन ये हमारी लगन ही थी, ये हमारी पढ़ाई ही थी कि मैं विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के अलावा खुद भी पढ़ाई करता था। और बस करीब 1 साल के अंदर ही मेरा चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हो गया। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसा एक बेहतर प्लेटफॉर्म, जहां अपने आप को साबित करना था। मेरी नियुक्ति देश के सुदूर नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में अगरतला में हुई, जहां पढ़ाई के लिए, खासकर बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था, संसाधन नहीं थे और समय का भी अभाव था, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में अपने आप को एस्टेब्लिश करना था। लेकिन मैंने पढ़ाई जारी रखी और फिर जैसे ही मेरा ट्रांसफ़र पटना हुआ, रिजल्ट आपके सामने है। यद्यपि मैं अगरतला में रहा, फिर भी मैं लगातार प्रयास करता रहा,
लेकिन मैं ये मानता हूं कि सफलता के लिए 100%, 100% आपका योगदान होना होता है। जिस दिन आप 100% योगदान देते हैं उसी दिन आपकी सफलता मुकम्मल हो जाती है। और सर शायद मेरी यही वजह थी कि मैं चूक रहा था, और जब मैं यहाँ आया तो मैंने अपना 100% दिया और आपके सामने हूँ। सर अगर बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर हम प्रारंभिक परीक्षा एक एक करके बात करते हैं, अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो बीपीएससी एक ऐसी परीक्षा मानी जाती है जिसमें रंजीत सर ने भी कहा कि इस परीक्षा के लिए प्रत्येक चरणों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रीलिम्स का अलग स्ट्रैटेजी हो, मेंस की अलग स्ट्रैटेजी हो, ऑप्शनल की अलग स्ट्रैटेजी हो। तो अगर आपसे एक एक करके हम बात करें तो सर प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल शून्य से वैसे बच्चे जो अभी शुरुआत कर रहे हैं वो किन किन चीजों का ध्यान रखें, किन किन पुस्तकों का पढ़ें और कैसे अपनी तैयारी को प्रीलिम्स के परीक्षा के लिए सुदृढ़ करें? मेरे जैसा कि सर ने ही बताया है और मैंने ये महसूस किया है हाल के दिनों में कि परीक्षा के पैटर्न में लगातार चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर से अगर प्री परीक्षा को अगर आप कंसीडर करें तो आप पाएंगे, एक जस्ट मिनट सर, आप पाएंगे कि जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न की प्रकृति को पहले समझना जरूरी होता है। पूरे वो 150 अंक के और 150 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से मेरे हिसाब से 60 क्वेश्चन आसान होते हैं। उन आसान क्वेश्चन को आप लूसेंट जैसे बुक से भी आप उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। 60% जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन वैसे होते हैं जो सामान्य से थोड़े से अधिक कठिन होते हैं, जिनके लिए थोड़ी गहन अध्ययन की जरूरत होती है। और 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े कठिन प्रकृति के होते हैं, जिसके लिए आपको बहुत गहन अध्ययन की जरूरत होती है। मेरा सुझाव मेरे विद्यार्थियों को ये रहता है कि सबसे पहले तो आप जो आसान प्रश्न हैं, जो 60 प्रश्न आसान हैं, उनमें से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। जैसे ही आप उसे गलत करते हैं मतलब आप कंपटीशन से बाहर आ जाते हैं। मतलब तो आसान प्रश्नों का चयन कर पहले उसको सॉल्व करना, उसके बाद आप लगातार स्टडी करते रहते हैं, तो वो जो अगले जो 60 प्रश्न हैं उसमें से भी आप 30-40 क्वेश्चन आसानी से कर पाते हैं। और जो मेरे हिसाब से जो कठिन 2-4 जो ट्रेंड देखा गया है 2-4 परीक्षाओं में, उसमें है कि जो करंट अफेयर्स हैं, ज्योग्राफी के जो करंट अफेयर्स हैं वो कुछ कठिन आते हैं। तो उनके वो लगातार आप अगर ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स की अच्छी से स्टडी करेंगे तो उनमें से भी ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। तो मैं भी बीपीएससी का में अगर 110, 115, 120 मार्क्स अगर लाया जाता है तो सफलता सुनिश्चित है। आप एक स्ट्रेटेजी के माध्यम से इसको कर सकते हैं। दूसरी तरह से अगर हम सब्जेक्ट का एनालिसिस करें तो 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से होते हैं। अगर हमारे टीचर कहा करते हैं कि इतिहास तो बिहार का ही इतिहास है, और खास करके जो बिहार के इतिहास में पूछे जाते हैं प्रश्न वो एंशिएंट और मिडाइबल इन हिस्ट्री से वैसे अधिक क्वेश्चन होते हैं जिनका कि बिहार से कंसर्न होता है, बिहार से रिलेशन होता है, बिहार स्पेशल होता है। तो उनका स्टडी अच्छे से करना चाहिए। और खास करके जो नेशनल मूवमेंट है बिहार का, उसे अगर अच्छे से आप स्टडी कर लेते हैं हमारे बच्चे, तो निश्चित रूप से उनके ये बड़ा पोर्शन, अबाउट 50 क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सर अगर हम विषयवार बात करें, अगर इतिहास के विषय की बात करें तो हिस्ट्री के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें बच्चे पढ़ें? क्योंकि किताबों का एक ऐसा होता है कि नोट्स तो अलग चीज है, लेकिन नोटबुक भी होना चाहिए। सर अगर इतिहास की पुस्तक की बात करें तो इतिहास में वो बच्चे कौन कौन सी पुस्तक का अध्ययन करें? एक्चुअली अगर अब देखिए, चूंकि बिहार का जो अगर आप बिहार पीटी की एग्जाम की बात कर रहे हैं सर, तो इसमें चीजें ऐसा है कि बिहार की जो हिस्ट्री है उन्हें पढ़ना है, तो उसके लिए लगातार इधर से सारे जो इंस्टीट्यूट वाले हैं या फिर और भी कई लगातार शोध करते रहते हैं और एक पुस्तक निकालते हैं। रंजीत सर की भी कई बुक है जिसे आप उन्हें पढ़ें। एकदम उन्होंने वो सारे कंटेंट उसमें डाल रखे हैं कि आप उसका स्टडी करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। सर अगर मेंस परीक्षा की बात करें, अगर हम खासकर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों की बात करें, तो जीएस पेपर 2 की जब हम बात करते हैं, खासकर जीएस पेपर 2 में एक ट्रेंड आ रहा है जो प्रश्नों के लेवल को थोड़ा सा बीपीएससी ने बढ़ाया है। अब हम यूपीएससी लेवल के प्रश्नों को धीरे धीरे अटैच कर रहे हैं। तो बीएस पेपर 2 की अगर हम बात करें तो आपने किस प्रकार से जीएस पेपर 2 की तैयारी की और कैसा आपका रहा, किन किन चीजों का आपने ध्यान रखा? सर एक्चुअली मैं अपने विद्यार्थियों से ये बताना चाहूँगा, आने वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं बीपीएससी के लिए, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जो प्रश्न पढ़ के जाते हैं वो सिर्फ प्रश्न मत पढ़ के जाएं, वो उसके कंटेंट को पढ़ें।
प्रश्न का कंटेंट क्या है, क्योंकि आप प्रश्न के अकॉर्डिंग कंटेंट पढ़ के जाएंगे तो वहां पे आपको बीपीएससी में निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि वहां प्रश्नों की जो प्रकृति है लगातार चेंज हो रही है। मीन्स मान लो एग्जाम्पल देता हूं कि कोई प्रश्न है विवेचना कीजिए, अगर जस्ट उसके पीछे में सिर्फ ऐड हो जाए वही प्रश्न रहे, सिर्फ समीक्षा कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो चीजें काफी बदल जाती हैं। और जो एग्जामिनर्स हैं उन बातों का ध्यान रखते हैं कि जो प्रश्न के उत्तर जो दिए गए हैं उनकी प्रकृति कैसा है, उनकी पैटर्न कैसा है, और बच्चों ने उसके अकॉर्डिंग कैसा लिखा है। तो मेरा यह सुझाव होगा कि बच्चे जो मेंस लिखने जा रहे हों वो पूरे प्रश्न की कॉपी अगर करना चाहे वो कंटेंट पढ़ें और खुद में एनालिटिकल जो क्षमता है ना, क्रिएटिविटी है, उसको डेवलप करें ताकि वो एनालिटिकल तरीके से अपना आंसर दें, तभी उन्हें अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। आंसर राइटिंग एक बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि आंसर राइटिंग के जो हैं वो कब करना शुरू करें, कैसे स्टार्ट करें, इसको लेकर बड़ा उनके बीच में सैयस रहता है कि आंसर राइटिंग को लेकर के क्या करें। तो आपका जो सुझाव है, चूंकि आपने इसमें बहुत कम समय में सफलता अर्जित की है, नौकरी के साथ की है, तो बच्चे किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जो है प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएं? सर मेरा मानना है कि सर आंसर राइटिंग 2 दिन का काम नहीं है। आंसर राइटिंग एक आर्ट है जो धीरे धीरे सीखने के बाद आता है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप जब प्री की तैयारी कर रहे हो उसी समय से आप, जैसे आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो कुछ कंटेंट आप पढ़ते रहें और अपने जो टीचर हैं रोज हर एक प्रश्न लगातार उससे रिलेटेड प्रश्नों को लिखें, टीचर को दिखाएं, उसमें क्या क्या करेक्शन करवाएं और जो भी इंप्रूवमेंट है उस पर बातचीत करें। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, तभी जाके। सर करंट अफेयर की क्या भूमिका पा रहे हैं? देखिए जैसे इस यूपीएससी के पैटर्न पर बीपीएससी अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और डायनेमिज्म की बात आ रही है कि अब बीपीएससी स्टैटिक से होकर अब डायनेमिक की तरफ बढ़ रहा है। तो करंट अफेयर्स की जो भूमिका है मेंस के पेपर में, और उन्हें बच्चे किस हिसाब से टैकल करें, बच्चे किस हिसाब से उन्हें उसके प्रति तैयार करें अपने आप को, ये डिमांड है सर, ये हमारे प्रेजेंट इरा की डिमांड है कि आप में कोरिलेशन चाहिए, आप में सारी चीजों को कोरिलेट करने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए। जैसे कि कोई भी ये है, कोई भी एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि देखिए जो बीपीएससी में ही साइंस टेक के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से ऐसे प्रश्न आते हैं कि फ्लड की समस्या है, वाटर के लिए है, आप उसको विज्ञान भूमिका क्या है, मीन्स चीजों को कोरिलेट करने की चीजें आ रही है। चाहे वो ज्योग्राफी को किसी भी सब्जेक्ट को लेंगे, ये एक एक्चुअल डिमांड है सर, ये होना ही चाहिए और हमारे बच्चों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए ताकि वो चीजों को कोरिलेट कर सके। और एप्लीकेशन पार्ट यस वो डिमांड यस सर, आपको वो एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान देना होगा। ऑप्शनल विषय जो ऐच्छिक विषय है वो क्या था सर? मेरा ऐच्छिक विषय ज्योग्राफी है, भूगोल है जी। ज्योग्राफी चुनने के पीछे कारण क्या रहा? एक्चुअली हमारी पृष्ठभूमि ही ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मैंने ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से किया है, पटना विश्वविद्यालय का सेकंड टॉपर रहा हूँ। मैंने पीएचडी किया है ज्योग्राफी से ही। ज्योग्राफी से ही आपने पीएचडी जी हाँ। तो नेट भी है मेरा, तो इन तमाम चीज़ों से फिर ज्योग्राफी तो रखना ही था जो कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट है। विषय थी आपकी जी हाँ। अच्छा, ज्योग्राफी में जो बच्चे ऑप्शनल ले रहे हैं सर, ऑप्शनल को लेकर बड़ी दुविधा होती है कि ऑप्शनल का चुनाव किस प्रकार से करें। तो अगर मैं आपसे एक सीधा सपेटा प्रश्न पूछ लूं कि सर ऑप्शनल का बच्चे चुनाव किस प्रकार से करें, वो कैसे चुने कि इतिहास लेना चाहिए, हिस्ट्री लेनी चाहिए, ज्योग्राफी लेना चाहिए, पीएसआईआर लेना चाहिए? कुछ विषय ऐसे हैं जैसे मैथमेटिक्स की डिमांड सर, अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे मैथमेटिक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, उनके देखरेख में कुछ बच्चे और भी हैं जो जिनके पास इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वो भी शिफ्ट कर रहे हैं। yes. तो ऑप्शनल का चुनाव जो है किस प्रकार से करना चाहिए, किन किन बातों का ऑप्शन को चुनते समय ध्यान रखना चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग अगर ऑप्शनल का चुनाव करना है तो उसके लिए 2-3 कसौटियां होनी चाहिए। सबसे पहली कसौटी जो मैं मानता हूं सर कि आपका अपनी अभिरुचि क्या है, आप उस सब्जेक्ट को कितना आत्मसात कर सकते हैं, कितना उस सब्जेक्ट में आप डूबे हुए हैं, उसके चीजों को समझते हैं, कितना जल्दी आप उनको चीजों को समझते हैं और कितना बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बिकॉज हमारा तो मेन एम प्रेजेंटेशन है, ताकि उसी पे नंबर मिलना है। तो इन सारी चीज़ों को देखना है सबसे पहले कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर किन्हीं का इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है, ऑब्वियसली ज्योग्राफी लेंगे। जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ भी रहे हैं सर, तो उनके लिए कौन कौन सी मानक पुस्तकें हैं जिनका वो अध्ययन करें और किस हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें? क्या वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें? एक मिथ भी है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता भी हूं, बार बार वो पूछते हैं कि सर क्यों ना हम बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी ऑप्शनल के भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले। तो उनकी एक संपूर्ण, मतलब मैं आपसे ये चाहता हूं कि संपूर्ण अगले 5 से 10 मिनट के अंदर में बच्चों को ऑप्शनल के विषय में जो बताएं कि सर किस प्रकार से वो अपने ऑप्शनल का चुनाव करें और क्यों, अगर ज्योग्राफी को वो चुन रहे हैं सर, तो ज्योग्राफी में वो कौन कौन सी मानक पुस्तकों को पढ़ें और कौन कौन से प्रश्नों का अभ्यास किस प्रकार से करें? ज्योग्राफी
एज अ सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है, मैं ऐसा मानता हूं सर। मेरा सब्जेक्ट भी रहा है कि वो बहुत ही, इसलिए कि उसमें जो चीज़ें हैं, कंटेंट है, वो इजिली अंडरस्टेबल है, साइंटिफिक अप्रोच है और चीज़ों को सारी चीज़ें कोरिलेट की जा सकती हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ों को आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरी कि इनमें मैप, डायग्राम्स का यूज करके आप आंसर को काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्रभावशाली बना सकते हैं, जिनसे कि परीक्षक को अधिक से अधिक अंक देने के लिए आप वादे कर सकें। तीसरी कि ज्योग्राफी में जो सिलेबस है वो बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत संक्षिप्त है, मीन्स कि आप आसानी से उसको कम समय में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि जो भी साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो ज़्यादातर ज्योग्राफी को ऑप्ट करते हैं एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि उन्हें अपने सब्जेक्ट के अंदर उनकी सारी खूबियाँ मिलती है। हाई मार्किंग, कम समय में इसकी तैयारी कर पाना, ये सारी तमाम खूबियाँ ज्योग्राफी में है। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऑप्ट करें। बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, बीपीएससी के लिए फेवरेट है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बशर्ते कि आपका प्रेजेंटेशन बेहतर हो। आखिर क्या वजह है कि लाखों लाख बच्चे इस सेवा की तरफ खींचे चले आते हैं? इस सेवा में आपको कहां से प्रेरणा मिली कि आपको इस बीपीएससी की नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? जब मैं ग्रेजुएशन में ही था तो हमारे जो रंजीत सर हैं, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे, उनका सिलेक्शन हुआ। मैंने काफ़ी, हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटी और खुशी मनाई, लगा कि मैं ही हो गया हूँ। तो ये फीलिंग आती थी पटना यूनिवर्सिटी में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से निकले हैं। तो वहाँ जाने के ही बाद वो जो अंदर से वो आती है ना फीलिंग कि अधिकारी बनना है। और मेन बनने का ये कारण है कि आप जब अधिकारी बनते हैं तो आपसे लोगों का जुड़ाव होता है और बहुत सारे लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं। मतलब आप सरकार और समाज के बीच में सेतु का काम करते हैं। यस 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 सर। सरकार की सभी जो योजनाएं तो हैं, योजनाओं जो लोगों तक पहुंचाते हैं, हाँ हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं, लोग आपको याद करते हैं, आपके काम करने के बाद आपको लंबे समय तक याद किया जाता है। लोगों की क्या, हमारी क्या ख्वाहिश होनी चाहिए, यही ना कि हम जब करके जाएं तो लोग हमें याद करें। तो मुझे लगता है ये बेहतर प्लेटफॉर्म है। अभी भी ऑप्शनल की पुस्तकों के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी किताब पढ़ें वो? ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह की बुक, मेंस के लिए खास करके सविंदर सिंह की बुक आती है। फिर इधर माजिद हुसैन की बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप ये सारी चीज़ें हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव में बुक्स भी आए हैं, उनको स्टडी करें तो आई थिंक दैट इज़ द कंप्लीट पैकेज। एक ट्रेंड और भी रहा है कि इंटरव्यू की भूमिका, चूंकि इंटरव्यू आपका बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, आप भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मतलब किस तरह से आपने गेन किया और किस तरह से आप इंटरव्यू की भूमिका क्या रही और इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसी की, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, और इंटरव्यू के दिन जब कमरे में आप घुसे थे तो वो पहला एक्सपीरियंस आपका क्या था, ये भी बच्चों को बताइए। जरूर जरूर, क्योंकि ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। मैं जानता था कि मेरे मेंस में मुझे कमांड था कि मैं जानता था कि मेंस में मेरे अच्छे जाएंगे, लेकिन मैं इस बात को लेकर डरता था कि वो इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ही बड़ा हडल था। जैसे ही रिजल्ट आया मैंने सर को फ़ोन लगाया, सर तो बोले कोई बात नहीं सुमन, कॉन्फिडेंस में रहना है, आ जाओ इधर। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें जो संस्थान है, जैसे IAS 50 का मेरे लिए योगदान रहा। ऑल्दो सारे संस्थान काम करते हैं अपने विद्यार्थी पे, लेकिन चूंकि मैं IAS 50 से जुड़ा और सर का गाइडेंस मिला, सर का ही गाइडेंस से मैं बताना चाहता हूँ, अच्छे से बताना चाहता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको बताया जाता है कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे बोलना है। और अधिकांशतः जो IAS ऑफिसर्स हैं वो खुद आपका मॉक इंटरव्यू करते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी, जो उन्होंने खुद फेस किया है, जो खुद प्रॉब्लम्स फेल किया उन्होंने, जो तो ऐसा करने के बाद 2-4 मॉक देने के बाद कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि आप अगर इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं ना तो आपको चीज़ें एकदम आसान सी लगती है। ऐसा लगता है कि बस उस सिचुएशन को तो मैं बहुत बार फेस कर चुका हूँ। और इसलिए मैं बताऊँ सर कि मुझे 120 में 85 मार्क्स मिले हैं और आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड मार्क्स। यस 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 सर, गुड मार्क्स सर। तो इंटरव्यू की जब आप तैयारी कर रहे थे सर, तो इंटरव्यू में मतलब किन किन चीज़ों के बारे में क्या प्रश्न आपसे पूछे गए थे इंटरव्यू के अंदर में, अगर बच्चों को आप बताएं? यस, सबसे पहले जो इंटरव्यू में ये पूछा जाता है आपकी पर्सनैलिटी और आपके जो आप क्या कर रहे हैं उससे बारे में पूछा जाता है। और मुझसे पूछा गया कि आपने ज्योग्राफी क्यों ऑप्ट किया, अब सब्जेक्ट रखा है,
ज्योग्राफी में तो मैंने बताया कि ये चूँकि कोरिलेट करते हैं हम सारी चीज़, अब जो भी ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं वो अपने प्रत्यक्ष रूप से सामने देखते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी गई। फिर पूछा गया कि आपको KBS ऐसे प्रतिष्ठित जॉब को छोड़कर क्यों आना चाहते हैं। मैंने बताया कि मैं समाज सेवा में जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा का जुड़ाव मुझसे हो, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे लंबे समय तक याद करें और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण कर सकूँ, ये हमारी फीलिंग्स है। और इसलिए आपकी प्रिपरेशन में जब बात करेंगे, जैसा आपने बताया रंजीत सर ने बहुत सारे मॉक लिए, तो कुछ ऐसी घटनाएं मॉक की जहां सर ने आपको बहुत डांट के समझाया हो कि ऐसे नहीं सुमंत, ऐसे तैयारी करते हैं, ये गलती कर रहे हो? तो एक्चुअली मैं बताऊं कि मेरे लिए मॉक ही एक्चुअल इंटरव्यू से ज़्यादा कठिन था। मैं स्वर्गीय आनंद सर को याद करता हूं, प्रणाम करता हूं। वो और सर एक ही इंटरव्यू बोर्ड में थे, उसमें मेरी बहुत खिंचाई हुई, बहुत सारा कि पोस्चर तुम्हारा ऐसा है, ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो तो ऐसे नहीं बताओगे, ऐसे मतलब कि उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे बताया। वो डांट आपके काम आ गई, वो नो डाउट ऐसा है कि वो होता ना कुम्हार की जो चाक पे ठोक ठोक के करते हैं तैयार, ये हमारे टीचर हमारे लिए बहुत करते हैं। मैं बार बार नमन करना चाहता हूँ इनको। सफलता का एक बहुत बड़ा अंश, सफलता श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है, और जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट अपने शिक्षक से जुड़ते हैं, उनकी सफलता में उनके शिक्षक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, मैं ये मानता हूँ सर। सर, जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी के मूल मंत्र की बात करें तो वैसे कौन से 3 शब्द होंगे जिन मूल मंत्रों को आप बच्चों को देना पसंद करेंगे, जिस मूल मंत्र का इस्तेमाल कर वो अपने आप को कड़ी मेहनत और तपस्या के बीच तपाकर फिर सफलता के मार्ग को अर्जित करें? अगर हमारे स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे होंगे और मेरी पूरी संघर्ष की कहानी सुना होगा तो उन्हें एक वर्ड जरूर निकल के आया होगा, दृढ़ निश्चय। आपको दृढ़ निश्चयी होना है। सफलताएं कभी बार कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी बार बार सफलताएं आपको तोड़ेगी, सफलताएं आपको बार बार तोड़ेगी, लेकिन आपको टूटना नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहना है। दूसरी चीज स्ट्रेटजी, आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी कंप्लीट आपको, और जॉब के लिए तो और भी आपको जॉब में बाद में काफ़ी उम्र होने के बाद फैमिली भी हो जाती है, आपको कैसे समय निकालना है, कैसे स्ट्रेटजी अपनी तैयार करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। दैट्स वाई ये सारी 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि, और हार्ड वर्क तो है ही है, तो ऐसा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि गांव की पगडंडियों से सरकारी स्कूल को, चबूतरे को चढ़ते चढ़ते, सरकारी कॉलेज के पाथ को धरते धरते एक सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाले व्यक्ति हैं तो श्री सुमंत कुमार सर हैं। सुमंत कुमार सर ने आज के सेशन के अंदर में आपको मूल रूप से ये बताया कि कैसे कोई गांव का बच्चा गांव की पगडंडियों से चलकर बिहार सरकार के एक बड़े अधिकारी के पद पर भी सफलता अर्जित कर सकता है। दोस्तों, ये संघर्ष की गाथा की कहानी में आज हमारा इस सीरीज के अंदर में श्री सुमंत कुमार सर थे, जिन्होंने 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में 482वां रैंक अर्जित किया है। सर को रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है और हम अपनी पूरी मिशन 50 परिवार की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, रंजीत सर की तरफ से और पूरे शिक्षकों की टीम की तरफ से इनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिर हम उसी संदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सफलता का मार्ग आपे भी अगर अर्जित करना है तो दृढ़ निश्चय, संकल्प, कड़ी मेहनत और हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन के साथ, और कभी भी डीमोटिवेट ना हो, सफलता के लिए मोटिवेशन अपने अंदर बनाए रखें। इन 5 मूल मंत्रों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित ही अपने जीवन में सफलता को अर्जित करेंगे। फिर किसी दिन मिलेंगे दोस्तों एक नई संघर्ष की गाथा के साथ, जिसमें फिर किसी गांव की पगडंडी से निकला हुआ एक बच्चा बिहार सरकार का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम बीपीएससी की परीक्षा पास कर अपने माता पिता, गांव जहार और उन पगडंडियों का नाम रोशन करेगा जिस पर कभी किसी बच्चे ने चलना सीखा होगा। तो दोस्तों, आज की संघर्ष गाथा को यहीं विराम देते हैं। फिर कभी मुलाकात होगी इसी पेज पर मिशन 50 के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और सर, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।